नमस्कार, पांचजन्य के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं तृप्ति। पुणे में पीएफआई पर एनआईए की रेड के विरोध में पीएफआई कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए और साबित कर दिया कि इनके हाथ में भले ही भारत का संविधान हो, लेकिन दिल में पाकिस्तान है। दरअसल देश भर के 15 राज्यों में एनआईए यानी नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ने पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और एसडीपीआई यानी सोशल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ इंडिया के कई ठिकानों पर छापेमारी की और 100 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें पीएफआई के कई बड़े बड़े नेता शामिल हैं। पीएफआई के खिलाफ किया गया एनआईए का ये अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन माना जा रहा है। इस छापेमारी के पीछे पीएफआई की टेरर फंडिंग, ट्रेनिंग कैंप चलाने और कट्टरपंथ फैलाकर ब्रेन वॉश कर लोगों को चरमपंथी बनाना कारण बताया जा रहा है, जबकि पीएफआई खुद को मुसलमानों, दलितों और समाज में हाशिए पर पड़े लोगों के अधिकारों के लिए लड़ने वाला गैर लाभकारी संगठन बताता है। जबकि 2006 में जब पीएफआई की स्थापना हुई थी, उसी के साथ ही इसके देश विरोधी और कट्टरपंथी इरादे तभी सामने आ गए थे जब प्रतिबंधित संगठन सिमी से जुड़े लोग इसके सदस्य बने थे। और जब इस साल जुलाई में पटना के पास फुलवारी शरीफ में पीएफआई के सदस्यों के पास से मिले विजन 2047 डॉक्यूमेंट से उसके भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाने के खतरनाक प्लान सामने आए, तो इसका कट्टरपंथी आतंकी चेहरा देश के सामने आ गया। इन 8 पन्नों के सीक्रेट डॉक्यूमेंट ने पीएफआई के खिलाफ सुरक्षा एजेंसियों के सबसे बड़े अभियान की नींव रख दी। पीएफआई के इस सीक्रेट डॉक्यूमेंट पर हमने विस्तार से एक वीडियो बनाया था, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप इसे जरूर देखिएगा। 2006 में केरल में बने पीएफआई का जाल आज भारत के 22 राज्यों में फैला हुआ है। मुसलमानों का मसीहा बनने का दावा करने वाले पीएफआई को पूरा ये भरोसा था कि एनआईए ईडी की ताबड़तोड़ छापेमारी और गिरफ्तारी के बाद भारत के सारे मुसलमान उसके पक्ष में सड़कों पर उतर जाएंगे, क्योंकि वो उनका मसीहा होने का दावा करते हैं। लेकिन मुसलमानों को गजवाए हिंद का ख्वाब दिखाने वाले पीएफआई को एक साथ कई झटके लगने बाकी थे। छापेमारी और गिरफ्तारियों के विरोध में पीएफआई ने अपने गढ़ केरल में बंद का आह्वान किया। कई जगह तो पीएफआई के कार्यकर्ता हिंसक हो गए और बंद के दौरान बसों और गाड़ियों की तोड़फोड़ भी की। कुन्नूर में आरएसएस के कार्यालय पर पेट्रोल बम फेंके, 2 पुलिसकर्मियों पर हमला करने की खबरें भी आई। लेकिन उसी कुन्नूर में बवाल मचा रहे पीएफआई के कार्यकर्ताओं की स्थानीय लोगों ने जमकर पिटाई कर दी। ये पिटने वाले पीएफआई के सदस्य वहां जबरन दुकानें बंद करवा रहे थे। लोगों ने इन्हें दौड़ा दौड़ा कर पीटा और पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। केरल में बंद के नाम पर बवाल करने वाले 500 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पीएफआई ने अपने विजन डॉक्यूमेंट 2047 में लिखा था कि बहुसंख्यक यानी हिंदू कायर हैं। 10% मुसलमानों के दम पर उन्हें घुटने पर लाया जा सकता है। इसके लिए ओबीसी और दलितों का भरोसा जीतना होगा और देश भर में जहां भी मुसलमान हो उन्हें पीएफआई से जुड़ना होगा। लेकिन देश भर में एनआईए की छापेमारी के बाद पीएफआई का ये सपना चकनाचूर होता दिख रहा है। ओबीसी और दलित तो छोड़िए, कई मुस्लिम संगठन ही पीएफआई के विरोध में उतर गए हैं और एनआईए की कार्रवाई को न सिर्फ सही बता रहे हैं, बल्कि पीएफआई को बैन करने की मांग तक कर रहे हैं। मुस्लिम संगठन सूफी खानकाह एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौसर हसन मजीदी ने तो पीएम मोदी को पत्र लिखकर पीएफआई को बैन करने की मांग की है। कौसर हसन मजीदी ने पत्र में लिखा है कि पीएफआई देश के नौजवानों को भटकाकर आतंकी बना रहा है और पिछले 2 साल से देश के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए आईएसआईएस के लिए लड़ाकों की भर्ती करा रहा है। पीएफआई की विचारधारा देश हित में नहीं है। वहीं ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष परवेज हनीफ ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करके कहा है कि भारत सरकार की राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की संदिग्ध गतिविधियों के आधार पर ही उसके खिलाफ मामला दर्ज किया है और इसके कई कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है। ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज छापा मारने के सरकार के फैसले से सहमत है, ये मानते हुए कि यह देश के सर्वोत्तम हित में है। हमारा संगठन भारतीय संविधान का पूर्ण समर्थन करता है। यानी अपने ही मुस्लिम समुदाय के एक वर्ग से पीएफआई को समर्थन नहीं मिल रहा है।
ऐसा नहीं है कि पीएफआई के विजन 2047 का गजवाए हिंद का कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट मिलने से पहले केंद्र सरकार या भारत की तमाम सुरक्षा एजेंसियों को पीएफआई की देश विरोधी गतिविधियों या आतंकी हरकतों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। पीएफआई किस तरह मुसलमानों को हिंदुत्व के नाम पर आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ मुसलमानों और दलितों को भड़का रहा था, इसकी जानकारी देश की खुफिया एजेंसियों को भी निश्चित तौर पर रही होगी। ऐसे में संघ का मुसलमानों का भरोसा जीतना और ये समझाना कि वो मुस्लिम विरोधी नहीं है, बिना किसी कारण के नहीं था। आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत का कहना कि सबका डीएनए एक है और मुस्लिम बुद्धिजीवियों से मिलकर चर्चा करना सीधे सीधे उदारवादी मुस्लिमों का विश्वास जीतने की कोशिश थी। और पीएफआई जैसे कट्टरपंथी संगठन और उसका समर्थन करने वालों पर तो सुरक्षा एजेंसियों की नजर पहले से ही थी। वहीं जिन दलितों और पिछड़े समुदाय को पीएफआई अपने इस्तेमाल की कोशिश कर रहा था, उस समाज में बीजेपी ने तेजी से पकड़ बनाई। द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति बनाया जो एसटी हैं। यूपी में योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल में 21 सवर्ण हैं तो 20 ओबीसी और 9 दलित हैं। जय भीम के नारे से पीएफआई जिस तरह से दलितों को भड़का रही थी, बीजेपी विरोधी बता रही थी, इस पूरी मुहिम से उनका ये प्लान भी फेल हो गया। वहीं बीजेपी ने मुस्लिम समुदाय में सामाजिक और आर्थिक तौर पर पिछड़े पसमानदा मुसलमानों को अपने साथ जोड़ लिया। योगी सरकार में पसमानदा मुस्लिम समाज से आने वाले दानिश अंसारी को मंत्री पद दिया गया, उन्हें मंत्री बनाया गया। बीजेपी अब सिर्फ सवर्णों की ही नहीं बल्कि दलित, पिछड़ों और पसमानदा मुसलमानों की भी नुमाइंदगी करने वाली पार्टी बन चुकी है। सीएए विरोधी आंदोलन हो, दिल्ली के दंगे हो, किसान आंदोलन का हंगामा हो, हिंदू नववर्ष और रामनवमी के दौरान देश के अलग अलग हिस्सों में एक साथ हंगामे और दंगों का मामला हो, या हिजाब पर विवाद को सड़कों पर लाकर अशांति फैलाने का खेल हो, नुपुर शर्मा मामले को लेकर कानपुर से लेकर झारखंड, पश्चिम बंगाल तक देश के अलग अलग हिस्सों में सर तन से जुदा के नारे के साथ पत्थरबाजी और दंगे भड़काने का षड्यंत्र हो, पिछले 3-4 साल में देश में अराजकता और अशांति फैलाने वाली हर घटना में पीएफआई का नाम और कनेक्शन सामने आता रहा है और सुरक्षा एजेंसियां कार्रवाई करती रही हैं। शाहीन बाग और दिल्ली दंगों के बाद पीएफआई के कई दफ्तरों पर ईडी की छापेमारी हुई थी। उत्तर प्रदेश में सीए विरोध में भड़के दंगों में पीएफआई का नाम आने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने पीएफआई पर बैन लगाने की मांग भी की थी, लेकिन जैसी कार्रवाई इस बार हो रही है वैसी अब तक नहीं की गई। इसकी कई वजह हैं। सबसे बड़ी वजह तो यह है कि पीएफआई बड़े शातिर तरीके से अपने देश विरोधी मंसूबों को अंजाम देती है और इसके तार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जुड़े हैं जो फंड जुटाते हैं। एनआईए सूत्रों के अनुसार पीएफआई को हर साल सऊदी अरब, कतर, कुवैत, यूएई और बहरीन से 500 करोड़ मिलते हैं। इसे फैमिली मेंटेनेंस के नाम पर अलग अलग खातों में वेस्टर्न यूनियन के जरिए भेजा जाता है। इसके लिए पीएफआई सदस्यों के 1 लाख और उनके रिश्तेदारों और परिचितों के 2 लाख बैंक खातों का इस्तेमाल किया जाता है। किसी को इन पर शक ना हो इसलिए ये रकम हर महीने अलग अलग खातों में आती है। पिछले कई महीनों से एनआईए की एंटी टेरर फंडिंग सेल ये जांच कर रही थी कि इतनी बड़ी रकम खर्च कहां हो रही है। अब तक की जांच में जो सामने आया है वो ये है कि पीएफआई कई ऐसे संगठनों को पैसा देता है जो युवाओं का ब्रेन वॉश कर उन्हें कट्टरता सिखाते हैं। इनमें पाकिस्तान के अलावा खाड़ी देशों से जुड़े कई संगठन भी शामिल हैं और जिस तरह से पाकिस्तान के समर्थन में नारे लग रहे हैं वो इसकी ओर इशारा भी करते हैं। पीएफआई ऐसी घटनाओं और सरकारी नीतियों के खिलाफ आंदोलन पर खर्च करता है जो कथित तौर पर मुस्लिम विरोधी होती हैं। जेल में बंद लोगों को भी ये कानूनी मदद देता है। हालांकि पीएफआई सामाजिक आंदोलन की दलील देता है और खुद को सामाजिक संगठन बताकर अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन संगठन में इसके कितने सदस्य हैं इसका कोई रिकॉर्ड नहीं रखता। इस वजह से किसी अपराध में अगर इस संगठन का नाम आता भी है तो कानूनी एजेंसियों के लिए इस संगठन पर नकेल कसना काफी मुश्किल हो जाता है। यह संविधान और कानून की आड़ में काम करता है। हाल में भारत के हर दंगे बवाल में पीएफआई का नाम आया, लेकिन फिर भी सरकार इस पर बैन नहीं लगा पाई क्योंकि पीएफआई का तरीका बेहद शातिर है। किसी भी देश विरोधी घटना में इसके कार्यकर्ता सीधे तौर पर शामिल नहीं होते हैं। वो ऐसा कोई कागजी सबूत नहीं छोड़ते जो कानूनी कार्रवाई के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए एजेंसियों के लिए इन्हें सजा दिलवाना मुश्किल हो जाता है। इनके समर्थक सिस्टम में घुसे हुए हैं जो इनकी मदद करते हैं। ऐसे में सुरक्षा एजेंसियों के सामने चुनौती थी कि वो पूरी तैयारी के साथ पीएफआई के दफ्तरों पर छापेमारी करें जिसमें ठोस सबूत और गवाह भी शामिल हों
और यही वजह है कि बीजेपी सरकार अब तक पीएफआई पर बैन नहीं लगा पाई थी। लेकिन इस बार एनआईए के ये ताबड़तोड़ छापे साफ संकेत दे रहे हैं कि देश विरोधी गतिविधियों के संगठन पीएफआई के लिए सरकार ने लंबी प्लानिंग की है। पिछले दिनों ईडी की कार्रवाई के बाद इसके कई अकाउंट्स बंद करके आर्थिक झटका दिया गया। फिर इसके कार्यकर्ताओं को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया गया और देश तोड़ने वाले विजन 2047 के दस्तावेजों से सामाजिक तौर पर इसे एक्सपोज किया गया। और अब टेरर फंडिंग, हथियारों की ट्रेनिंग कैंप, कट्टरपंथ के नाम पर आतंकवादी जिहादी तैयार करने के पुख्ता सबूतों के साथ रेड मारने से पीएफआई चारों तरफ से घिर गया है और उस पर बैन लगना अब तय है। लेकिन सवाल यही है कि सिमी के बैन होने के बाद उसी विचारधारा के साथ संविधान और कानून का मुखौटा पहनकर पीएफआई बन गया। अब अगर पीएफआई बैन हो भी जाता है तो उसकी जगह उसके कई फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कट्टरपंथी और देश विरोधी सोच और हरकतों को जारी रख सकते हैं। क्या सरकार गजवाए हिंद के सपने देखने वाली इस जिहादी विचारधारा पर बैन लगा पाएगी? अगर आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और पांचजन्य के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।